डेली करंट अफेयर्स के क्लास में आज हम लोग इस वीडियो में फिर नए टॉपिक्स देखेंगे जो कि हमारे एग्जाम्स यूपीएससी और बीपीएससी के लिए काफी महत्वपूर्ण होंगे। आज का हम नेशनल लेवल से शुरुआत करते हैं और नेशनल लेवल में ऑपरेशन महादेव यह 28 जुलाई को गठित किया गया था। इस सूचना के आधार पर जो खुफिया विभाग से जो सूचना मिली थी कि कश्मीर के हरवान के जंगल में दाचिगम क्षेत्र में कुछ आतंकवादी वहां पर देखे गए हैं संदिग्ध अवस्था में। उनके पास में सैटेलाइट फोन्स वगैरह भी हैं और यह बात करीब करीब 11 साढ़े 11 बजे के आसपास की है। और इसी के साथ में सूचना के आधार पर जो सेना की जो टुकड़ी है उसमें जो 24 राष्ट्रीय राइफल्स और पैरा यूनिट के 4 टीम को लेकर इसको यहाँ प्रोसीड किया गया। और इस मुठभेड़ में सबसे महत्वपूर्ण बात यह हुई कि पहलगाम जो हमला था उसका मास्टरमाइंड कहा जाने वाला सुलेमान यानी कि आसिफ, और 2024 में सोनमर्ग ये सुरंग परियोजना में शामिल था जिब्रान और एक हमजा अफगानी। ये तीनों आतंकवादी जो कि काफी समय से कश्मीर की पुलिस तलाश कर रही थी, सेना भी तलाश कर रही थी, इन तीनों को हमारी सेना ने ऑपरेशन महादेव के तहत मार गिराया। यहाँ से कई अत्याधुनिक अस्त्र शस्त्र AK-47, M4 कार्बाइन राइफल और भारी मात्रा में गोला बारूद भी यहाँ से पाया गया है। हालांकि विपक्षी पार्टियों द्वारा इसकी क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठाए जा रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से जो स्टेटमेंट आता है हमारी परीक्षाओं के लिए हमको वही याद रखना होता है। ठीक है। आज का हमारा दूसरा टॉपिक है स्पोर्ट्स से, जो कि हमारे लिए रेयर होता है। दूसरा ये जो टॉपिक है ये फिडे वुमेन चेस वर्ल्ड कप होता है। ये वर्ल्ड लेवल पर फिडे आयोजित करता है। फिडे के बारे में आप शायद जानते होंगे। फिडे इंटरनेशनल चेस फेडरेशन या वर्ल्ड चेस फेडरेशन का एक्रोनीम है। एक्रोनीम जो ये बनाया गया है ये इसके फ्रेंच नेम जो है फेडरेशन इंटरनेशनले डेस एस्चिस, तो इसके आधार पर ये FIDE फिडे फिडे द्वारा इसका आयोजन होता है। हालांकि एक बात ध्यान रखिएगा कि एक और चैंपियनशिप है जिसको कि फिडे ही आयोजित करता है, उसका नाम है फिडे वुमेन वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप। फिडे वुमेन वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप, समझे ना। तो ये दोनों में अंतर ये है कि इसकी शुरुआत हुई 2021 में और इसकी शुरुआत हुई थी 1987 ये 1927 में। तो आप समझ रहे हैं इसका आयोजन अभी तक केवल 3 बार हुआ है। ये तीसरा था, ये तीसरा था। और ये 1927 से अभी 2025 तक आयोजित, 2025 वाला भी आयोजित किया जा चुका है। और इस बार की चैंपियन इसकी जू वेनजुन जू वेनजुन ये पिछले 4 बार से ये रह रही हैं। तो खैर ये एक अलग है, इसलिए हम इसको बाइफरकेट कर दिए कि आप दोनों में कंफ्यूजन मतलब नहीं रखिएगा। ये वर्ल्ड कप है, ये 2021 में शुरू हुआ। ये चैंपियनशिप है, 1927 में शुरू हुआ। तो यहाँ से चलते हैं। ये इसका आयोजन जो है ये जॉर्जिया का दूसरा शहर है बाटूमी, वहां पर हुआ। हमारे लिए महत्वपूर्ण इसलिए है कि आप देखिए 2021 में शुरू हुआ, 2023 में शुरू हुआ, मतलब 2023 में हुआ। ये दोनों में फर्स्ट 4 में इंडिया का कोई नहीं था। 2025 में एक मतलब हमारे प्लेयर्स का जो टैलेंट है, आप उसके बारे में हम लोग ये कह सकते हैं कि 2025 में हमारे ये भारत से 2 प्लेयर्स
फाइनल में थी, और एक प्लेयर दिव्या देशमुख और दूसरी प्लेयर कोनेरू हम्पी। कोनेरू हम्पी को आप जानते होंगे, वो काफी सीनियर खिलाड़ी रही हैं। और दिव्या देशमुख, अब दिव्या देशमुख ने कोनेरू हम्पी को इसमें हरा दिया, और ये विनर हो गई और ये रनर अप हो गई। तो इस तरह से हमारे लिए ये काफी महत्वपूर्ण हो गया। और दिव्या देशमुख 2005 में इनका जन्म हुआ, और ये 2007 से ही करीब करीब जो है, हालांकि 2 साल का बच्चा का, और इन्होंने 2012 में ये अंडर 7 में भी चैंपियन रही इंडिया में। तो ये एक तरह से कहा जाए कि शुरू से वो प्रतिभा जो है इनके अंदर में थी। और दिव्या देशमुख ने जब कोनेरू हम्पी को कल हराया, तो इसी के आधार पर ये भारत की चौथी ग्रैंड मास्टर वुमेन में ये बनी, और देश के 88th ग्रैंड मास्टर चेस की बनी। मतलब कि भारत में अगर आपसे पूछा जाए कि कितने ग्रैंड मास्टर्स हैं, तो ग्रैंड मास्टर्स 88 हैं, और वुमेन ग्रैंड मास्टर चेस में कितने हैं? 4 हैं। 4 के बारे में हम थोड़ा सा यहाँ पर क्लियर कर देते हैं कि पहली तो कोनेरू हम्पी, दूसरी हरिका द्रोणावली, हम यहाँ पर लिख देते हैं हरिका द्रोणावली, ठीक है। और चौथी जो है वैशाली रमेश बाबू, ऐसे इनको आर वैशाली भी शॉर्ट में कहा जाता है। तो ये 3, और ये एक ये दिव्या देशमुख चौथी, और सबसे जो मतलब लेटेस्ट जो एंट्री हुआ है इनका, तो ये। तो इस तरह से इंडिया के चेस का जो ट्रेजर है उसमें एक और नाम जुड़ गया। और जो 88 ग्रैंड मास्टर्स इंडिया में हैं, उसमें सबसे पहले जो थे वो विश्वनाथन आनंद थे, और सेकेंड दिव्येंदु बरुआ। आप इतना भी याद रखिएगा तो आपके लिए काफी है, ठीक है। अब आते हैं दूसरे टॉपिक पर। ईपीएफओ। ईपीएफओ जो नौकरी वाले लोग होते हैं, रोजगार वाले लोग होते हैं, उनके लिए एक फंड होता है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। तो उसमें इन लोगों का एक ऐसा पैसा का अमाउंट जमा रहता है, जो कर्मचारी अपने आकस्मिक स्थिति में, जैसे कि अचानक से नौकरी छूटने में, अपंगता में, मृत्यु में, बहुत गंभीर बीमारी की स्थिति में, उनको वो पैसा काम करता है। अब इसमें कुछ बदलाव ये किया गया है कि एक तो अगर उनके अकाउंट में अगर 50,000 से कम रुपया भी है, तो उनको इंश्योरेंस का लाभ मिलेगा। दूसरा, पहले जो था 50,000 होना अनिवार्य था। दूसरा जो इसमें और बदलाव किया गया है महत्वपूर्ण, कि जैसे आपने एक नौकरी छोड़ा, दूसरा पकड़ा, और उसके बीच में अगर ये 2 महीना का अंतराल होता था, तो इसको ब्रेक मान लिया जाता था। अब ब्रेक होने से क्या होता है कि इनका जो है इनकी राशि पर असर पड़ता है। तो ये ब्रेक भी अब खत्म कर दिया गया। अब इसको 60 दिन का अगर ब्रेक होगा, उसको कंटिन्यूअस ही माना जाएगा। तो ये ईपीएफओ से रिलेटेड महत्वपूर्ण बदलाव। आईआईपी, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, ये आप जानते हैं कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो है पूरे भारत में जो औद्योगिक उत्पादन है उसका एक सूचकांक है, जिसमें ग्रोथ यह बताता है, या जो डिक्रीज होता है वो यह बताता है कि हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो कितना आगे बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है, क्या स्थिति है। तो इसमें अभी जून महीना जो है, जून का पब्लिश हुआ है कल 28 तारीख को, और ये 1.5 रहा इसका जो
आईआईपी का वृद्धि दर इंडस्ट्रियल ग्रोथ का। अब हालांकि 2025 के मई में यह 1.2% था। उससे तो बढ़ा है, लेकिन बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा। लेकिन खैर, हमको डेटा याद रखना है। और एक चीज और यहाँ पर बता दें कि अब ये एक नियम चेंज हुआ है यहाँ भी, कि इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो है, अब हर महीने के 28 तारीख को पब्लिश किया जाएगा। अगर 28 तारीख छुट्टी हुआ तो 29 को किया जाएगा। तो इसलिए अब आप लोग हर महीने 29 तारीख को या 28 तारीख को आप ये चीज देखेंगे कि आईआईपी का नया डेटा आ गया है। ठीक है, तो ये हो गया आईआईपी के आधार पर ग्रोथ जो है हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का कितना है इस पर। अब आते हैं फिर अब अगले टॉपिक पर। अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स विथ बैंक्स। आरबीआई के अनुसार भारत के जो बैंक हैं, प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर मिलाकर, उनमें 67,000 करोड़ ऐसा रुपया है जो कि अनक्लेम्ड है। वो बैंक में पड़ा हुआ है, उसको क्लेम करने वाला कोई नहीं है। ये स्थिति है। और इसमें सबसे ज्यादा पब्लिक सेक्टर बैंक्स में है, 58 करोड़ रुपीज। आप इसको साफ देख सकें, 58,330 करोड़, मोटे तौर पर अगर पॉइंट में छोड़ देते हैं तो इतना करोड़ रुपया केवल पब्लिक सेक्टर बैंक में। प्राइवेट वाले तो भाई मुस्तैद रहते हैं उनमें, लेकिन फिर भी वहां भी 8,673 करोड़ रुपया बकाया, मतलब अनक्लेम्ड है। तो ये आपका एक इंफॉर्मेशन हुआ। दूसरी बात आते हैं जस्टिस वर्मा। जस्टिस वर्मा को आप भूले नहीं होंगे, जस्टिस यशवंत वर्मा। ये दिल्ली उच्च न्यायालय के जज थे, और उसके बाद इनका ट्रांसफर जो है प्रयागराज इलाहाबाद हाई कोर्ट में कर दिया गया। अब ये हुआ इनका घटना तो आपको याद ही होगा। 14 मार्च 2025 को जो है इनके आउट हाउस में अ, आग लगी थी। और उस आग को बुझाने के लिए जब फायर ब्रिगेड वाले गए तो कई बोरियों में अधजले नोट वहां से मिले। हालांकि ये घर पे नहीं थे। ठीक है। और इसके लिए एक इन हाउस कमेटी जो है सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित किया गया था। और उस इन हाउस कमेटी की रिपोर्ट को मुख्य न्यायाधीश जो है भारत के, उन्होंने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को इसका रिपोर्ट सौंपा था। और एक तरह से उन्होंने, हालांकि रिपोर्ट सौंपने के पहले इनसे इस्तीफा मांगा गया था कि आप रिजाइन कर दीजिए क्योंकि आपको इसमें दोषी ठहराया गया है, लेकिन इन्होंने रिजाइन नहीं किया। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को ये रिपोर्ट जो है दे दी। और कुछ इसके फोटोज सुप्रीम कोर्ट ने अपने हैंडल पर, जैसे कि आग लगा हुआ चाहे वो, ये सब जो है पब्लिश भी किया। अब इसमें अब आपको पता ही होगा कि भारत के जो अभी उपराष्ट्रपति थे श्री जगदीप धनखड़, उनका इस्तीफा हुआ। और उस इस्तीफे को इनके जो रिमूवल रिजोल्यूशन को एक्सेप्ट करने और उस पर कार्रवाई करने की जो बात है उससे भी जोड़कर देखा जा रहा है। इधर ये सब चीज चल ही रहा था। ये जो है पूरे इन हाउस कमेटी की जो ये चल रही थी, जो रिपोर्ट और जो सबमिशन जो हुआ, उसको चैलेंज करते हुए इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन दाखिल की। हालांकि जब ये संसद में, चाहे वो लोकसभा में चाहे राज्यसभा में, इनके हटाने के लिए इनको हटाने के लिए जो रिजोल्यूशन लाया जा रहा था, उसमें
कांग्रेस के कपिल सिब्बल पहले से ही वो ये बात कह रहे थे कि वो इसका सपोर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि उनका कहना है कि यही चीज जो शेखर यादव जो हैं जस्टिस इलाहाबाद के, उनको उन पर भी ये कार्रवाई होनी चाहिए। और अगर मिसबिहेवियर की बात है तो वो भी एक मिसबिहेवियर था, ये भी है। उनका कहना है कि सरकार इसमें से जस्टिस शेखर यादव को बचा रही है और इनको जो है जानबूझकर ये कर रही है। जबकि कपिल सिब्बल का कहना है कि, और इस कोर्ट में कपिल सिब्बल इनके वकील के रूप में भी कल हाजिर हुए, और सारी बात जो निकल कर आई, तो कपिल सिब्बल का कहना है कि एक तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 21 है, आपने भी पढ़ा होगा कि इस अनुच्छेद 21 में ये कहा 121 में कहा गया है कि अ, किसी भी जज के कंडक्ट पर या मिसकंडक्ट पर, कंडक्ट हुआ तो मिसकंडक्ट भी हुआ, कंडक्ट या मिसकंडक्ट पर पब्लिक या पार्लियामेंट में कोई चर्चा नहीं की जा सकती है। और यह एक ही स्थिति में चर्चा की जा सकती है, जबकि अनुच्छेद 124 4 के तहत उनको हटाने की प्रक्रिया जो है संसद में चल रही हो। तो ये इनका कहना है, और इसलिए इन्होंने इनका ये भी कहना है कि जब ये ऑडियो विजुअल्स पब्लिश हुआ सुप्रीम कोर्ट के पोर्टल पर इनके खिलाफ, तो एक तरह से इनका कहना है कि इस जज को पब्लिक की नजर में दोषी बना दिया गया सुप्रीम कोर्ट और इन हाउस कमेटी के इस रिपोर्ट के आधार पर। अब इनका कहना है कि जो पैसा जो मिला था वो आउट हाउस से मिला, ये थे नहीं वहां पर। पैसा इनके आउट हाउस से मिला, इसका ये मतलब नहीं है कि वो पैसा इनका था, वो थे भी नहीं। और इस बात को वो इन हाउस कमेटी ये प्रूफ नहीं कर पाई कि ये पैसा उन्हीं का है। तो इस आधार पर इन्होंने कहा कि जो इन हाउस कमेटी का जो कंडक्ट है वो इस्टेब्लिश्ड नॉर्म्स के अनुसार नहीं है, इसलिए पहले तो इन हाउस कमेटी के रिपोर्ट को ही खत्म किया जाए और इन हाउस कमेटी को भी भंग किया जाए। तो ये अभी बात चल रही है, देखा जाए कि आगे क्या होता है। अब आते हैं हम लोग बिहार पर। बिहार में आजकल आयोग बनाने का एक तरह से मौसम चल पड़ा है। अभी चुनाव होने वाले हैं। हालांकि आयोग बनना अच्छी बात होती है। उस पर जिस पर्पस के लिए आयोग बनता है उस पर आयोग जो है विशिष्ट रूप से ध्यान देती है। अब ये बना सफाई कर्मचारी आयोग। इसको अभी बिहार कैबिनेट की मंजूरी नहीं मिली है, लेकिन मुख्यमंत्री ने आज ही ट्वीट करके इसको कहा है कि इसका गठन किया जाएगा और अगले कैबिनेट की बैठक में इसको मंजूरी मिल जाएगी। इसमें जो प्रोविजन किया गया है वो एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 5 सदस्य होंगे, यानी कि कुल मिलाकर 7 लोग इसमें होंगे। इसमें एक व्यवस्था किया गया है कि एक महिला और ट्रांसजेंडर भी होंगे। इसमें अब जाहिर है कि सफाई कर्मियों के लिए जो ये बना हुआ है, तो उनके हित के लिए, उनके कल्याण के लिए ये यहाँ पर सुझाव देगा। आपको जानना चाहिए कि पंचायत और नगर निकायों को लेकर पूरे बिहार में करीब करीब 4 लाख कर्मचारी बिहार सरकार से जुड़े हुए हैं। संविदा पर ही सही, लेकिन जुड़े हुए हैं, काम तो करते हैं बिहार सरकार के लिए ही। तो इनके भी भलाई के लिए, कल्याण के लिए काम किया जाना जरूरी है, फोकस्ड मैनर में। ठीक है। आपको पता होगा शायद, और ये सवाल भी आपसे पूछा जा सकता है कि बिहार में नगर निकाय कितने हैं? 263 हैं। उनमें से 19 नगर निगम है, 88 जो हैं
नगर परिषद हैं और 156 नगर पंचायत हैं। और पंचायतों की संख्या, जो रूरल एरियाज हैं, पंचायतों की संख्या 8053 है। तो ये सब चीज को याद रख लीजिएगा। देखिए हम लोग पढ़ रहे हैं ये, लेकिन इसमें कितनी सारी बातें जो हैं आगे। ठीक है। तो ये सफाई कर्मचारी चयन आयोग, ये बिहार में सफाई कर्मचारी आयोग का गठन किया गया है, जो कि ये आपके लिए काम का हो। अब हम कल बुद्ध सम्यक दर्शन के बारे में बात किए थे। इसका उद्घाटन जो है बताए थे। इसमें 15 देशों के जो बौद्ध धर्मावलंबी होंगे वो इसमें भाग लेंगे। और इसमें जो अस्थि कलश है, उस अस्थि कलश में जो अवशेष है वो वैशाली के मड स्तूप से, इसको वहां जब खुदाई हुई थी उसमें वहां से पाया गया है। और मड स्तूप जो है ये वेनसांग के बुक जो है CU की, उसमें भी ये मेंशन किया गया है। तो ये जो है काफी इम्पोर्टेंट है। इस पर कल जो बताए थे उसमें आप इसको भी ऐड करेंगे। अब बार बार एक ही पर तो पूरा फिर बताएंगे नहीं। अब आते हैं निश्चय रथ। जो चुनाव आने वाला है, ये बिहार बिहार विधानसभा का, उसमें मुख्यमंत्री जिस वाहन से प्रचार करेंगे उसको नाम दिया गया है निश्चय रथ। तो ये तो आपको एक ठो ये हो गया, एक इंफॉर्मेशन हो गया जो कि एग्जाम में शायद पूछा जा सकता है। बिहार में कुछ भी संभव है। तो आपको पता है कि 7 निश्चय करके मुख्यमंत्री द्वारा दो, 7 निश्चय 1 और 7 निश्चय 2, इस तरह से वो ये करते रहे हैं। और वो एक तरह से इनका, एक तरह से विजन डॉक्यूमेंट है। और उसी को हाईलाइट करने के लिए कि देखिए 7 निश्चय के तहत हमने इतना इतना काम किया, वो निश्चय रथ रखा गया है। ठीक है। आज आज जो है इंटरनेशनल टाइगर्स डे है। उस पर हम लोग आगे बात करेंगे। हम पहले इस दिवस पर नेशनल लेवल पर जो बात करेंगे, उसके बाद, और ये उसके पहले VTR की बात कर ले, चूंकि बिहार सेक्शन ही कर रहे हैं तो VTR की बात कर ले। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व आपको पता है कि बिहार के पश्चिम चंपारण में स्थित है। यहाँ पर बाघों की कुल संख्या, एक चीज ध्यान दीजिएगा, जब हम बाघों की कुल संख्या कह रहे हैं तो फिर यहाँ पर एडल्ट जो टाइगर्स हैं उनको और उनके बच्चे, कब जिसको बोलते हैं, ये दोनों मिलाकर 70 है। अगर केवल टाइगर्स कहा जाएगा तो इसकी संख्या बिहार में 54 है। एक्चुअली टाइगर का जो ये है, जो गणना है, तो ये नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी करती है। और उसमें जो है केवल एडल्ट्स की ही काउंटिंग की जाती है, कब्स की काउंटिंग नहीं की जाती है। तो कब्स मिलाकर, कब्स 16 है, कब्स की संख्या मिलाकर 70 है। ठीक है। आप इसको याद रखेंगे। एनसी ये NTCA जो है एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। ठीक है। और इसकी स्थापना वाइल्ड लाइफ एक्ट 1972 के तहत की गई है। और 2005 में इसकी स्थापना की गई है। ठीक है। तो ये आपका नेशनल टाइगर डे पर, आप इंटरनेशनल टाइगर्स डे पर आपका ये हो गया। आगे आते हैं एस आई आर पर सुनवाई थी कल। और उस पर जो है, हालांकि पूरी सुनवाई नहीं हो पाई। SIR पर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो बिहार में इलेक्शन कमीशन द्वारा जो करवाया जा रहा है, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब इस पिटीशन पर जब सुनवाई हो रही थी, तभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप इसमें आधार और राशन कार्ड को भी शामिल करिए। तो चुनाव आयोग का कहना है कि चूंकि आधार और राशन कार्ड में काफी
फॉर्जरी हुई है, इसलिए वो आधार और राशन कार्ड को शामिल नहीं कर रहा है। इस पर आज सुप्रीम कोर्ट का, ये कल सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि किसी भी डॉक्यूमेंट को फॉर्ज किया जा सकता है, कोई भी डॉक्यूमेंट जाली हो सकता है। ऐसा नहीं है कि आप जो 11 मांग रहे हैं आधार और राशन को छोड़कर, तो इन 11 में से किसी का जाली नहीं बनाया जा सकता है। एक नमूना आप देखिए, ये इनका नाम है डॉग बाबू, इनके पिता का नाम है कुत्ता बाबू, इनकी मदर का नाम है कुटिया देवी, सॉरी कुटिया देवी, और इनका पता वगैरह सब लिखा हुआ है बिहार सरकार, और ये रेजिडेंस सर्टिफिकेट है। बात समझ में आई? और यहाँ पर राजस्व अधिकारी का हस्ताक्षर है। ये सोशल मीडिया पे चल रहा है, इसमें नंबर वगैरह भी दिया है। हालांकि हम इसका वेरिफिकेशन नहीं किए हैं, लेकिन सोशल मीडिया पे चल, कहने का मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो आज कहा, कल कहा, उसका ये जीता जागता ये प्रमाण है। तो एक तो आपका ये यहाँ पर है। ठीक है, अभी आगे सुनवाई होगी तो देखा जाए क्या होगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत चीजें आज नहीं हैं। एक तो यूएन में जो पैलेस्टाइन पर हो रहा है, अभी उसका कल फाइनल आएगा। ट्रम्प साहब जो है अभी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री से वाशिंगटन में बात कर रहे हैं। ठीक है। और गाजा में जो है, स्पेन ने कहा है कि गाजा में जो भूखमरी की जो स्थिति है, वहाँ वो 12 टन खाद्य सामग्री देगा। तो अभी और एक तो बताए थे कल कि थाईलैंड और कंबोडिया की जो ये चल रही है मलेशिया में शांति वार्ता, तो उस पर एक तरह से वो सहमत हैं, और आज जो है काफी शांति रही। तो ये सारा चीज है जिस पर हम लोगों की नजर है। इस पर कोई अपडेट आता है तो फिर हम लोग कल बात करते हैं। ठीक है, आज के लिए थैंक यू।